नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। सुबह 9:30 बजे हम आपके लिए लेकर के आते हैं कारोबार जगत की तमाम खबरें, और हमारी नज़र रहती है बाज़ारों पर भी, किस तरह से आज बाज़ार खुले हैं कल की छुट्टी के बाद। मैं हूं अजय मिश्र, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन्स के साथ। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मेलन में किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किश्त जारी करेंगे। स्वयं सहायता समूह के 30,000 से ज्यादा कृषि सखी महिलाओं को भी बांटेंगे प्रमाण पत्र। स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी के मामले में भारत और यूरोपियन यूनियन में वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। भारत ने WTO को दी जानकारी। हाल ही में EU ने भारत के चुनिंदा स्टील उत्पादों पर अतिरिक्त ड्यूटी को 2 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया था। अब भारत के पास है जवाबी कार्रवाई का विकल्प। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में चीन का औद्योगिक उत्पादन घटा। बीते साल के मुकाबले मई महीने में उत्पादन 5.7% कम हुआ। प्रॉपर्टी में निवेश भी 10% घटा। घरों की बिक्री में 30% की आई कमी। सोमवार को ब्याज दरें 2.5% पर बरकरार रखने का फैसला। और अमेरिका में ऑल टाइम हाई पर बाजार। एशियाई बाजारों में भी तेजी। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ खुले। ट्रैवल एग्रीगेटर एक्सिगो का आज शेयर बाजार में होगा डेब्यू। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30% तक के प्रीमियम पर खुल सकते हैं शेयर के भाव। ये कुछ बड़ी खबरें हैं कारोबार जगत की, जिस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काशी में होंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की किश्त जारी करेंगी। ये 17वीं किश्त होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 19 जून यानी कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर जाएंगे। वो नालंदा के भग्नावशेष का भी दौरा करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। आपको याद होगा कि पहला ही फैसला जब प्रधानमंत्री ने कार्यालय संभाला था तो उन्होंने इसको इस हस्ताक्षर के साथ शुरुआत की थी किश्त जारी करने की, और उसको अब क्रियान्वित किया जाएगा वाराणसी में। इस पर सभी की निगाहें रहेंगी और वाराणसी में इसको लेकर के काफ़ी उत्साह है। उस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहें। और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। NSA सुलिवन ने प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, जिसके अब ISET कहते हैं, उसकी प्रगति के बारे में जानकारी दी। PM मोदी ने सभी क्षेत्रों में बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर संतोष भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपनी हालिया सकारात्मक बातचीत को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक भलाई के लिए व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और नए कार्यकाल में इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। और आपको बता दें कि ISET है क्या। ISET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और आपको बताएं कि ये महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ की बात हम कर रहे हैं। ISET पहल भारत और अमेरिका द्वारा मई 2022 में शुरू की गई थी। एक ऐसी पहल है जिसके तहत दोनों देशों के बीच एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है। इसकी देखरेख दोनों देशों के NSA करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मई 2022 में इसका ऐलान किया था। US और भारत की इस महत्वाकांक्षी पहल का आगाज़ जनवरी 2023 में हुआ। इसके तहत टेक्नोलॉजी के 6 क्षेत्र तय किए गए थे, जिसमें पहले दोनों ही देश मिल करके काम कर रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे क्वाड और दूसरे जगहों पर इसका विस्तार देखा जाएगा। ISET के तहत अमेरिका और भारत जिन 6 क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा तकनीकी और रक्षा स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, मानव अंतरिक्ष उड़ान पर सहयोग और 5G और 6G टेक्नोलॉजी के साथ भारत में ओपन रैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी को रखा गया है। इसमें क्वांटम, टेलीकम्युनिकेशंस, स्पेस और सेमीकंडक्टर को लेकर के भारत में और US में कई समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए भी अमेरिका लगातार सहयोग कर रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्टेट विजिट हुई थी US में, उस पर भी ISET को लेकर के चर्चा की गई थी। स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी के मामले में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वार्ता विफल रही है। दरअसल भारत के कुछ चुनिंदा स्टील उत्पादों पर EU द्वारा सेफगार्ड ड्यूटी की अंतिम समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही थी, लेकिन इसे फिर से 2 सालों के लिए
बढ़ा दिया गया, यानी जून 2026 तक के लिए यूरोपियन यूनियन ने बढ़ाने का फैसला किया। निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे पर वार्ता से समाधान निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। ये जानकारी भारत ने अब WTO को दे दी है। अब भारत के पास विकल्प है कि वो यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट किए जाने वाले वस्तुओं पर ड्यूटी बढ़ा सकता है। और इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं IIFT के डॉक्टर प्रलोक गुप्ता। नमस्कार प्रलोक जी, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको मिल रही है। जी नमस्कार अजय जी। तो प्रलोक जी, ये जो फैसला हुआ है EU की तरफ से बढ़ाने का फैसला, उसका सबसे पहले तो स्टील इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए, इसको पहले समझना होगा कि जो ये सेफगार्ड मेजर्स हैं ये WTO के अंदर परमिटेड हैं कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है जी, तो टेम्परेरीली सेफगार्ड मेजर्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखनी होता है टेम्परेरी होने चाहिए। लेकिन EU के केस में ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, क्योंकि हम लोग निर्यात करते हैं स्टील का EU को, तो उनके ऊपर वो एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है, तो इसका मतलब उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसलिए उनके जो निर्यात है उनके कम हो जा रहे हैं। वो संभावना काफी है कि निर्यात कम हो जाएंगे, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको नुकसान हो रहा है। तो अब जब भारत के पास और क्या विकल्प हैं? अब तो EU मान नहीं रहा है, जो अभी हाल ही में वार्ता हुई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। WTO में शिकायत भी भारत ने अपनी दर्ज करा दी है, लेकिन इसके बाद और विकल्प क्या बचते हैं भारत के पास? तो जो विकल्प की बात है, जो इसका जो लीगल ऑप्शन है, कानूनी विकल्प, वो तो WTO का ही होता है कि वहां पर हम लोग डिस्प्यूट, शिकायत एक अलग चीजें पर डिस्प्यूट करें। लेकिन वो एक थियोरेटिकल विकल्प है इस समय पर, क्योंकि WTO के अंदर जो डिस्प्यूट सिस्टम है वो इस समय बिल्कुल डिफंक्ट है, उसको एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि US ने वहां के जजेस अपॉइंटमेंट नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से वो इस समय काम नहीं कर रहा है। तो आप कंप्लेंट करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तो कानूनी विकल्प है पर उसको कोई फायदा नहीं है फिलहाल। तो ये है कि क्योंकि WTO ने औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करा दी, तो कम से कम उस विकल्प को ऑप्शन खुला रखा है। दूसरा विकल्प, जैसा अभी आपने भी कहा कि हम भी रिटेलिएशन करें, कि जो प्रोडक्ट EU हमें एक्सपोर्ट करता है उन पर हम ड्यूटी लगाएं। 2021 में पहले भी ये चीज हम कर चुके हैं। पर उसमें जो एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि अभी क्या है कि डिप्लोमेटिकली इंडिया EU के बीच में रिलेशन है, तो वो एक कन्फ्रंटेशन वाली अप्रोच हो जाती है कि दोनों से बिल्कुल आमने सामने आप कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं जी। तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट आप उसको कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन जो मुझे लग रहा है इसमें किया जा सकता है कि अभी तक जो ये कंसल्टेशन हुआ है इंडिया और EU के बीच हुआ है, लेकिन इस चीज से और भी कंट्री अफेक्ट हैं। तो अगर बाकी कंट्री के साथ मिल करके कंसल्टेशन या EU के ऊपर कुछ प्रेशर बनाया जाए तो तब संभावना है कि हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकल कर आए। क्योंकि अभी क्या है कि जब इंडिया ने EU अकेले बात की है तो EU को लग रहा हो कि हो सकता है कि ये इतना ज्यादा मेजर डिसीजन नहीं है कि रिटेलिएट करेंगे तब भी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। जी जी डॉक्टर गुप्ता जी डॉक्टर गुप्ता, मुझे लगता है कि जो इंडिया और EU के बीच जो FTA चल रहा है उस पर भी हम सब लोगों को निगाह रखनी होगी कि उसका असर इसका क्या होगा। लेकिन कम से कम स्टील के मुद्दे पर तो ये सहमति नहीं बन पाई है और 2 साल के लिए जो सेफगार्ड ड्यूटी है उसकी अवधि को बढ़ा दिया। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में। और एक बड़ी खबर आ रही है, भारत के हिसाब से फिच रेटिंग ने भारत के वित्त वर्ष 2024-25 के अनुमान को अब बढ़ा दिया है, 7.2% कर दिया गया है। इस बीच वैश्विक विकास के जो पूर्वानुमान है उसको संशोधित करके नीचे किया गया है। और बड़ी खबर GDP को लेकर के, आपको याद होगा कि जब अंतिम तिमाही के GDP आंकड़े आए थे उसके बाद बहुत सारे एजेंसीज़ ने भारत की GDP के अनुमान को बढ़ाया था। अभी 7.2 एग्जैक्टली उतना ही जितना कि RBI ने किया है। RBI ने भी इस साल के विकास दर के अनुमान को 7% से बढ़ा करके 7.2% कर दिया है। फिच ने अब उसको मैच किया है अपने ताज़ा अनुमानों में। अब देखते हैं बाजारों का क्या हाल है। गिफ्ट निफ्टी से जो शुरुआती संकेत मिले थे उसका असर आज बाजारों पर दिखाई दिया। गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग 27 अंकों पर हुई, 23,578 के स्तर पर। और जो अमेरिकी बाज़ारों में जो तेज़ी दिख रही थी उसका असर आज एशियाई बाज़ारों पर भी दिखा। उसको फॉलो करते हुए आज भारत में भी सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग पॉजिटिव टेरिटरी में हुई। 194 अंकों पर 77,186 का स्तर आज दिखाई दिया सेंसेक्स की ओपनिंग में। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 58 अंकों पर 23,523 का स्तर आज दिखा है। जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उन पर भी निगाह डाल लेते हैं। आज के टॉप गेनर्स अदानी एंटरप्राइजेज, M&M, विप्रो, अदानी पोर्ट्स एंड ONGC, ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं
वो फायदे के साथ कारोबार करते हुए आज नज़र आ रहे हैं। जिन शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट आ रही है उनमें डॉक्टर रेड्डीज़ 1.3% नीचे, TCS करीब 0.25% नीचे, मारुति में भी गिरावट है, HDFC लाइफ और डिवाइस लैब पे आधी फीसदी की गिरावट आज के शुरुआती कारोबार में दिखाई दे रही है। यूएस मार्केट की बात करें तो ऑल टाइम हाई पर जैसा हमने आपको बताया कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P 500 और नैस्डैक कारोबार करते हुए नजर आए। इसका असर एशियाई बाज़ारों पर भी दिखाई दिया। एशियाई बाज़ारों में आज तेज़ी का रुख दिखाई दिया और उसी को फॉलो करते हुए भारतीय शेयर बाज़ार आज बढ़त के साथ खुले। FTSE ने लंदन के बाज़ार में गिरावट है, ये कल के आंकड़े आपको दिख रहे हैं। फ्रांस के बाज़ार में 68 अंकों की बढ़त और डैक्स जर्मनी का बाज़ार 66 अंक ऊपर 18,068 पर नज़र आया। और देख लेते हैं एशियाई बाज़ारों में आज का जो रुख है वो तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ जापान का निकी 225 400 अंक ऊपर, हैंगशैंग और कॉस्पी में भी बढ़त दिखाई दे रही है। क्रूड ऑयल का भाव एक बार देख लेते हैं, $84 के स्तर पर दिखाई दिया है। थोड़ी सी तेज़ी देखी जा रही है इसमें, $84.18 प्रति बैरल का स्तर कच्चे तेल का, ब्रेंट क्रूड का भाव। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस, और आज का फोकस हम रखेंगे डिजिटल इकॉनमी और उसको कैसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं निवेश के लिहाज से। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषध। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज हम बात करेंगे डिजिटल इकॉनमी की। आपको पता है कि जो डिजिटल इंडिया है एक बहुत बड़ा मिशन है भारत का, लेकिन बहुत सारी ऑफलेट बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश किया है, और हम लोग अक्सर ये देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि जो नए ज़माने की जो टेक कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स इतनी ज़्यादा वैल्यू पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि अगर उनकी बैलेंस शीट देखें तो आपको दिखाई देगा कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है। फिर इस बात को लेकर के भ्रम पैदा होता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसमें कौन से क्रिप्टो करेंसीज़ में वैल्यू दिखाई दे रहा है और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज़ में आपको धोखाधड़ी मिल सकती है, यानी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन कैसे मिलता है, ये सारे सवाल हम सभी के मन में उठते हैं, और अक्सर हम लोग डिजिटल इकॉनमी को लेकर के जो परंपरागत तरीका अपनाते हैं, जैसे हम इंडस्ट्रीज़ को देखते आए हैं, उसको लेकर के जो हमारी जो सोच है उसमें बदलाव आए, उसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही स्पेशल बुक है और हमारे साथ है स्मारक स्वेन, जो कि इस बुक को वो लेकर के आए हैं, डिजिटल फॉर्च्यून्स वैल्यू इन्वेस्टर्स गाइड टू द न्यू इकॉनमी। ये बुक मेरे पास है, और स्मारक स्वेन बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने शुरुआत की है इसमें, और जिक्र किया है 2 नोबेल लॉरिएट का जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता और हेज फंड चला रहे थे, लेकिन हेज फंड बिल्कुल बंद करना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ था, शुरुआत वहीं से करते हैं। हाँ, एक्चुअली ये तो जो नोबेल लॉरिएट्स है काफ़ी फेमस भी है, जी, मर्टन और स्कॉल्स। ये क्या किए थे, इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला था कि डेरिवेटिव्स मार्केट में डेरिवेटिव्स का प्राइसिंग कैसे निकाला जाए। जी। यानी इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट कि इनके प्राइसेस निकालने भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो उन्होंने एक क्वांटिटेटिव मेथड निकाला था जिस तरह से कि उसका रियल वैल्यू क्या है, यानी उसका एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू क्या है वो पता कर सकते हैं। सो बिकॉज उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। सो तो आपको ये लगेगा कि वो तो सब प्रॉब्ली एक्सपर्ट है उसमें, बिल्कुल। लेकिन वो लोग क्या किए थे, वो हेज फंड में इन्वॉल्व हुए थे, एंड जिस हेज फंड में वो लोग इन्वॉल्व थे वही हेज फंड ही बैंकरप्ट हो गया, यानी लिक्विडेशन में चला गया इन 1998। उसके बाद क्या हुआ, दे वेंट एंड जॉइन अदर हेज फंड्स, दोनों ने अलग अलग हेज फंड में ज्वाइन किया। एंड जब 2008 सबप्राइम क्राइसिस आया, उसके बाद दोनों के हेज फंड्स दूसरी बार जिसमें ज्वाइन किए थे वो भी क्रैश कर गए।
तो मतलब इसका क्या मतलब निकलता है? आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार में पैसा बना पाए और बाज़ार को टाइम कर पाएँ या उसमें मुनाफा कमा पाएँ, ये बताता है? यस, ये बताता है। और ये भी बताता है कि एक्चुअली एक कंसेप्ट है कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। ओके, एक्चुअली जो बाजार में जो फिगर्स आप देख रहे हैं, ओके, जो वैल्यूज होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। कुछ फैक्टर्स है जिसको कि आप अकाउंट फॉर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको आप अकाउंट फॉर नहीं भी कर सकते हो। एंड एक बुकिश अप्रोच लेना इसमें इज नॉट ऑलवेज वाइज। ओके, एंड दूसरी बात है कि जब एक्सपर्ट्स कुछ बोलते हैं, मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, ओके, जो एक्सपर्ट्स बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं, ओके, बहुत बार एक्यूरेट भी नहीं बोलते हैं। एंड फॉर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए या फिर एक नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए इसको समझना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए कंसेप्ट हर किसी को रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी एक्सपर्ट, ओके, क्या करना चाहिए, कंसेप्ट ड्रिवन होना चाहिए, कंसेप्ट में चलना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि ड्राइव करते हैं वैल्यू। बिल्कुल। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत ही नीश चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। और जो ट्रेडिंग करने में आए हैं आजकल के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। लेकिन अब डिजिटल इकॉनमी कैसे हमारे ट्रेडिशनल इकॉनमी से अलग है और कैसे उसका वैल्यूएशन होता है, ये कैसे समझा जाए, क्योंकि वैल्यूएशंस लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो किस चीज़ पे वैल्यू डिराइव करते हैं ये जो टेक कंपनीज है जो डिजिटल स्पेस में काम कर रही हैं? तो कैसे वैल्यू डिराइव करते हैं उसको समझने के लिए जानना पड़ेगा कि वैल्यू ड्राइवर क्या है। ओके, तो वैल्यू ड्राइवर तो मल्टीपल होते हैं किसी भी बिजनेस में, लेकिन जो मेजर वैल्यू ड्राइवर है वो क्या है? एक ट्रेडिशनल कंपनी में जो मेजर वैल्यू ड्राइवर होता है वो ये होता है मशीनरी एंड लेबर। आप लेबर लगा दिए, मशीनरी लगा दिए, जिसको फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं कहीं कहीं पे इकोनॉमिक्स में, और उससे जो आउटपुट आया उससे वैल्यू जनरेट हुआ। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में ये है। तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या मशीनरी को लगा के और लेबर को लगा के क्या क्या प्रोडक्शन आएगा, उसका कितना वैल्यू होगा, बिल्कुल वैल्यू निकालते हैं। डिजिटल इकोनॉमी में प्रॉब्लम यह है कि ना मशीनरी है ना लेबर है। ओके, वो डेटा को मोनेटाइज करते हैं। किस डेटा को मोनेटाइज करते हैं? यूजर्स के डेटा को मोनेटाइज करते हैं। एंड उनके पास जो एसेट रहता है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, वो टेंजिबल है नहीं, उसमें कोई प्लांट नहीं है, कोई मशीनरी नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ड्राइवर क्या है इसका? ड्राइवर बेसिकली ये है कि जो उनका प्लेटफॉर्म है, जो भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं या फिर जो भी उनका प्रोपोजिशन है, वो क्या करता है, यूजर्स को लिंक करता है। तो यूजर्स को जब लिंक करता है या नेटवर्क करता है तो क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा वैल्यू क्रिएशन होता है कॉल्ड नेटवर्क इफेक्ट्स। ये जो नेटवर्क इफेक्ट्स है, दैट इज अ की वैल्यू ड्राइवर इन द डिजिटल इकोनॉमी। एंड नेटवर्क इफेक्ट्स ऐसा वैल्यू ड्राइवर है व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इकोनॉमी। नेटवर्क इफेक्ट्स क्या, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या है, लीनियरली ग्रो होता है। जो वैल्यू होता है वो लीनियरली ग्रो करता है। आप अपना कैपेसिटी बढ़ा दिए, प्लांट बढ़ा दिए, ज्यादा लोगों को लगा दिए, तो लीनियरली वैल्यू क्रिएशन होगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियली होता है। आप एक एक्स्ट्रा यूजर को जोड़ दिए या फिर एक्वायर कर लिए अपने प्लेटफॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियली उसका वैल्यू ग्रो करता है। तो अब जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं खासतौर पर, और आज हमने देखा एक्सिगो, वो भी एक नेटवर्क कंपनी है जो कि एग्रीगेटर है, ट्रैवल एजेंट्स को आपकी ट्रैवल सॉल्यूशंस प्रदान करती है, वो भी बाज़ार में आ रही है। अगर आप एज एन एग्जांपल समझना हो तो आप कैसे टेक कंपनीज को चुनेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट? और वैल्यू इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए बैलेंस शीट भले ही नेगेटिव दिख रही हो बहुत सारी टेक कंपनीज की है, पर कब तक आपको क्या लगता है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से प्रॉफिट में आएंगे और बहुत जल्दी प्रॉफिट में आएंगे, इसलिए आपको उस लिहाज से समझना चाहिए उनको? तो जैसे मैं देखता हूँ 3 स्टेजेस होते हैं जो कि एक डिजिटल कंपनी व्हिच इज ड्रिवन बाय नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट्स को जो हार्नेस करने की कोशिश करते हैं जो कंपनीज, वो 3 स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में क्या है कि आप अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हो। तो जब नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हो, आपको यूजर को एक्वायर करना पड़ेगा। आपका अपना कोई वैल्यू प्रोपोजिशन है नहीं। ओके, सो आप जो एक्वायर करते हो यूजर को, आप हेवी डिस्काउंट्स दोगे एंड एक्वायर करोगे। एक बार आप एक्वायर कर लिए, देन यू कम टू द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। उसमें क्या होता है, जितने भी कंपनीज है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, सबके बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि किसका नेटवर्क बड़ा होगा। और एक बार किसी का नेटवर्क अगर बड़ा हो गया तो दूसरा अपने आप गायब हो जाएगा। यानी इट इज लाइक विनर टेक्स ऑल मार्केट। द मार्केट जो है, इट इज अ विनर टेक्स ऑल। तो अल्टीमेटली सेकंड स्टेज जब खत्म होगा, मार्केट में या तो मोनोपोली रहेगा या डुओपोली रहेगा। अच्छा, हाँ, या तो एक कंपनी रहेगा या 2 कंपनी रहेगा या मैक्सिमम 3 कंपनी रहेंगे। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। यानी बाकी सारे कंपनीज पेरिश कर जाएंगे, बस 2 या 3 कंपनी ही सर्वाइव करेंगे एंड दे आर द वंस व्हिच विल ग्रो। तो लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप 10 टेक कंपनीज के स्पेस में कौन सी 2-3 कंपनी है जो सर्वाइव करेंगी, बढ़िया नेटवर्क इम्पैक्ट डालेंगे, बाकी को क्राउड आउट कर देंगी?
ये एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है। इसके लिए जो एंजल इन्वेस्टर्स है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्ट किए हैं, जो को फाउंडर्स है, उनका क्या नेचर है, उनका क्या पर्सनैलिटी है, उनका क्या विजन है, उनका क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि सेकंड स्टेज में इट्स लाइक ए जंगल, जिसमें कि यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर नेटवर्क, और जैसा आपका नेटवर्क बढ़ेगा दूसरा नेटवर्क अपने आप घटेगा और वो लोग गायब हो जाएंगे मार्केट से। जी, तो चलिए डिजिटल फॉर्च्यून्स में चलिए, हमने ये तो ई कॉमर्स की बात कर लिया, हमने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि इसमें मोनोपोली और डुओपोली की चीज़ें हैं और आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है ख़ासतौर पर फाउंडर्स का। लेकिन इसमें आपने क्रिप्टो करेंसीज़ को भी लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। अब क्रिप्टो को लेकर के बहुत सारे व्यूज़ हैं, अलग अलग देशों के व्यूज़ हैं, किसी देश के अंदर भी अभी रेगुलेशंस को लेकर के व्यूज़ चल रहे हैं। क्रिप्टो में क्या होता है ख़ास तौर पर, वो भी क्या एक नेटवर्क इम्पैक्ट है या उसके पीछे का कुछ अंडरलाइंग एसेट होता है, वो थोड़ा सा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि केवल ये पैसे कमाने का तरीका है। एक्चुअली क्रिप्टो क्या है, मैं एक चीज़ बताऊं, दोनों साइड से जो लोग सोच रहे हैं टू सम एक्सटेंट हर कोई सही है। अच्छा, अगर ओवरऑल क्रिप्टो की बात करें, ओके, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो एक मेजर इनोवेशन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है, एंड ये माना जाता है कि जब 4.0 फुल्ली ऑपरेशनल होगा तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मेजर वे में यूज किया जाएगा। एज ऑफ नाउ उसका मेजर यूज जो होता है वो यही है कि क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी जो है, मेनी ऑफ देम आर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, कुछ पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, कुछ सेंट्रलाइज्ड है, कुछ एक्चुअली क्रिप्टो बोलते हैं खुद को, लेकिन दे आर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, कुछ इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज भी है। ओके, एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो सिक्योरिटीज की तरह से या डेरिवेटिव्स की तरह से है, जो प्योर क्रिप्टो पे चलते हैं। एक बार फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इज अ प्योर क्रिप्टो करेंसी, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, पीयर टू पीयर है। ओके, उसमें क्या है, उसमें आपने ठीक कहा कि उसका अंडरलाइंग एसेट कुछ है नहीं, लेकिन वो जिस तरह से ग्रो किया है इन द लास्ट 10 to 14 ईयर्स, ये देखा गया है कि उसका अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट है। क्यों है? बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल हु बिलीव दैट इट कैन बी स्टोर ऑफ वैल्यू, the number of people who believe that it can be an asset class has increased exponentially. Because that number of people has increased exponentially, the number of people who believe that it can be an asset class, क्योंकि ये exponentially grow किया है, that itself creates a value. ये है बेसिकली बिटकॉइन का वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन बहुत अब बाजार में बहुत सारे कॉइन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स हो रही हैं, जैसे आईपीओज होते हैं, तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि भाई जो वैल्यू बिटकॉइन दे पाया है वो अभी बाद की जो आने वाली कॉइन्स हैं वो क्यों नहीं दे पाई? क्या ट्रस्ट नहीं हुआ उन पे? और ये फिर जो नई कॉइन्स हैं, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट का प्रोपोजिशन उतना ही अच्छा बनता है? एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर क्या आप क्रिप्टो को एज एन एसेट क्लास देख सकते हैं? उससे पहले क्या करना है ना, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन क्रिप्टोस। जो बहुत सारे नए कॉइन्स आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे कॉइन्स है व्हिच आर इन द नेचर ऑफ पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम। ये देखा भी गया है, एंड बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ से भी निकला है कि दे आर क्वाइट फ्रॉडुलेंट, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में एंड दिस इज बेसिकली क्रॉस बॉर्डर, बहुत सारा क्रिप्टो करेंसीज जो आ रहे हैं दे आर स्टेटलेस, वो क्रॉस बॉर्डर है, तो वहाँ पे एक तो है कि रेगुलेशन है नहीं, तो ओवरसाइट है नहीं। ओके, सो जो सबसे अच्छा ओवरसाइट है वो ये है कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज जो है, लेकिन बहुत सारे कॉइन्स है जो कि डिसेंट्रलाइज नहीं है, जो प्रोमोटर्स है या फिर जो फाउंडर्स है उनका बहुत कंट्रोल रहता है उस कॉइन के ऊपर, तो दे कैन ऑलवेज मिसयूज दोस कॉइन्स। बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स एंड पिरामिड स्कीम्स भी देखे गए हैं। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी कैसा है। तो जो नए कॉइन्स आए हैं जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, which cannot be hacked, which cannot be controlled by any promoter group, they are actually have the potential of becoming the next Bitcoin. लेकिन वो बिटकॉइन बनेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसका क्या यूटिलिटी होगा, यानी क्या प्रोपोजिशन लेके आ रहे हैं, क्या यूटिलिटी है जिसके चलते कि यूजर्स उसको यूज करना शुरू करेंगे, एंड द मोर नंबर ऑफ यूजर्स हु स्टार्ट यूजिंग इट, अपने आप उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा एक्सपोनेंशियली। चलिए स्मार्टस्मैन, बहुत धन्यवाद आपको वक्त निकालने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन अगर आप डिजिटल फॉर्च्यून्स को थोड़ा समझना चाहते हैं और क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर इस बुक को एक गाइड की तरह रिकमेंड किया गया है और हाईली रिकमेंडेड है। ब्लूम्सबरी ये जो पब्लिशर हैं वो एक किताब लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वक्त निकालने के लिए। तो फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जो बड़ी खबरें हैं कारोबार जगत की, उनके साथ छोड़े जाते हैं आप सबको। पूरी इकॉनमी टुडे की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जून तिमाही में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.8% बढ़ा, जिससे सरकारी खजाने को मजबूती मिली है। वित्त वर्ष 2025 की जून तिमाही में प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.62 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। कोयला मंत्रालय वित्त वर्ष 2026 तक सूखे ईंधन के आयात को शून्य करने का प्रयास करेगा। इसके लिए मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में 20 नई खदानों का संचालन करेगा, जिसमें नई सरकार के पहले 100 दिनों में 58 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली 12 खदानें शामिल होंगी। पेटीएम ने पूर्व IRS अधिकारी राजीव कृष्ण मुरारीलाल अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। राजीव अग्रवाल पेटीएम के बोर्ड सदस्यों में नीरज अरोड़ा की जगह लेंगे। नीरज अरोड़ा ने व्यक्तिगत कारणों से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पेटीएम ने राजीव कृष्ण मुरारीलाल अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया। भारतीय रेलवे कवच सुरक्षा प्रणाली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए रेल मंत्रालय 5,000 करोड़ का टेंडर जारी करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 6,000 किलोमीटर ट्रैक का DPR तैयार हो चुका है और 4,000 किलोमीटर का लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय 10,000 किलोमीटर के व्यस्त रेलवे ट्रैक पर ATP कवच को लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि सोने और चांदी के आयात में तेज वृद्धि मुख्य रूप से भारत UAE के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत भारत की तरफ से UAE को दी गई आयात शुल्क में रियायतों की वजह से है। भारत का सोने और चांदी का आयात 210% बढ़कर 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत में बीते 6 वर्षों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कैशलेस भुगतान में तेज उछाल देखा गया है। 2018 में डिजिटल भुगतान का स्तर करीब 20% था, जो 2024 में बढ़कर 58% हो गया। आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी ग्लोबल डेटा ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी फर्म इंडसवेस्ट ने जारी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2024 की पहली तिमाही में एक साल पहले के मुकाबले भारतीय वेबसाइटों पर साइबर हमलों में 261% की वृद्धि देखी गई। इस दौरान दुनिया भर में साइबर हमले 76% तक बढ़ गए। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने सुजलॉन समूह के गिरीश तांती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुखा प्रांत में लगने वाले 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र के लिए DGPC के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए।